नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। स्वागत करता हूं आप सबका टीवी भारत 24 के डेली शो द खास खबर में। आज की खास खबर में बात होगी इंडिया मिडिल ईस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमिकल कॉरिडोर के बारे में। आज से कुछ दिनों पहले G20 के अंदर इसके ऊपर एक MOU साइन हुआ था, जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोला जाता है। अब उसके अंदर एक छोटी सी अड़चन आ गई है, वो है G20 के एक और मेंबर तुर्की के द्वारा। दरअसल तुर्की ने यह बोला है कि जो रूट अभी ये लोग प्लान कर रहे हैं, जिसके अंदर 8 देश शामिल है, वो पूरी तरीके से गलत है। तुर्की को आप इससे अलग नहीं रख सकते, ये कहना है तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान का। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की कुछ खास हेडलाइंस के बारे में, ताकि आपको ये पता चले कि देश और दुनिया में चल क्या रहा है। सबसे पहले हेडलाइन निकल कर आ रही है ब्रिटेन से। दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की वापस जाते ही सांसदों ने भारी मात्रा में आलोचना की। वे G20 समिट में शामिल होने भारत आए थे, यहाँ उनका सम्मान भी किया गया था, लेकिन ब्रिटेन वापस जाते ही उनकी किरकिरी हो रही है। वहां के हाउस ऑफ कॉमर्स के सांसदों ने उनको बहुत सुनाया। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार G20 की घोषणा में रूस के खिलाफ सख्त शब्दों का इस्तेमाल न करने की वजह से प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की आलोचना की जा रही है। साथ ही एक ऐतिहासिक नए इकोनॉमिकल कॉरिडोर के समझौते में ब्रिटेन को बाहर रखने के लिए भी उनकी आलोचना हो रही है। प्रधानमंत्री सुनक ने बार बार पूछा गया उनसे कि क्या उन्होंने स्कॉटिश सिख जगतार सिंह जोहली के रिहाई के बारे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई बात भी की है, और क्या उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई मुद्दा उठाया है जिसमें वो भारत से जो रूस से तेल खरीद रहे हैं उसके ऊपर किसी भी प्रकार की चर्चा की जाए। दरअसल कहने का मतलब वही है, इसमें कोई भी एक इशू नहीं है, सीधा उनको एक सुर्खियां बनानी थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऋषि सुनक की जो G20 की समिट थी वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही थी। वहां पर उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर काफी सारे नए नियम बनाए, उनके ऊपर बातचीत की, और आने वाले कुछ महीनों में यानी 2 से 3 महीनों में हम जल्द ही यूके और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत शुरू कर देंगे। वहीं आज की दूसरी हेडलाइन की बात करें तो वो निकल कर आ रही है संसद भवन से। दरअसल संसद के विशेष सत्र को लेकर एक और विवाद हो गया है। यहाँ के कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड आया है, इस पर विपक्ष का कड़ा विरोध किया जा रहा है। संसद के विशेष सत्र में कर्मचारियों की नई पोशाक को पहना जाना, लोकसभा सचिवालय में एक इंटरनल सर्कुलर जारी करके ये जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि दोनों संसदों के चैम्बर असिस्टेंट ऑफिसर्स, ड्राइवर्स, मार्शल्स और सुरक्षा कर्मचारियों की ड्रेस बदली गई है। मार्शल अब मणिपुर पगड़ी पहनेंगे और वहीं सुरक्षा कर्मचारी अब तक सफारी सूट पहनते आए थे, लेकिन अब उन्हें सैनिकों वाले कैमोफ्लेज ड्रेस पहनने होंगे। ये सारे ड्रेस आप हमारी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। संसद भवन में कर्मचारियों की नई ड्रेस को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी INFT के डिजाइन द्वारा किया गया है। इसमें बंद गले के सूट को बदला गया है। अब कर्मचारियों को मैनेजेंट या गहरे गुलाबी रंग के नेहरू जैकेट पहनने होंगे। उनकी शर्ट का रंग भी गहरा गुलाबी है, इस पर कमल के फूल के निशान भी बने हुए हैं। साथ ही पेंटिंग का रंग भी बदल कर काफी खाकी कर दिया गया है। वहीं महिला कर्मचारियों को सफेद और हल्के गुलाबी रंग की साड़ियां पहननी होगी। ठंड में वे बस इसका इस्तेमाल हल्के गुलाबी रंग के जैकेट पहनकर ही करने वाली है। दरअसल मामला यह है कि जैसे ये ड्रेस कोड बदला है, उसमें जो कमल का फूल आ रहा है, उसी से विपक्ष को प्रॉब्लम है कि ये जो बीजेपी का सिंबल है वही अब ये जो लोग हैं, कर्मचारी है, उनके यहाँ दिखने लगेगा। अब ये कितना बड़ा इशू है ये तो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। वहीं बात करेंगे आज की तीसरी हेडलाइन के बारे में, तो निकल कर आ रही है लीबिया से। दरअसल लीबिया में आए तूफान और फिर अचानक आई बाढ़ से काफी तबाही मचाई हुई है। लीबिया का पूर्वी शहर डरना इस बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। अकेले डरना में अब तक 5,300 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि तकरीबन 10,000 लोग लापता है। डरना शहर का लगभग 1/4 हिस्सा बाढ़ की वजह से पूरी तरीके तबाह हो गया है। अधिकारियों के मुताबिक तूफान के बाद डरना शहर के ऊपरी हिस्सों में बने बांध टूटकर बिखर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया है कि मौत का आंकड़ा 10,000 को पार किया जा सकता है। आपदा मामलों में मंत्री हेमंत चिकियोत ने कहा है कि डरना की विनाशकारी बाढ़ को देखकर वो लौटे हैं। चारों तरफ शव बिखरे हुए हैं, समुद्र में, घाटियों में, इमारतों में, नीचे हर जगहों पर लाशें ही पड़ी है। उनके मुताबिक शहर में लगभग 25% हिस्सा गायब हो गया है। कई इमारतें ढह गई है। अस्पतालों में शव रखने की जगह भी नहीं है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि लापता लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं लीबिया के प्रधानमंत्री ओसामा हमदान ने 11 सितंबर को ही 3 दिन की शोक की घोषणा भी की है, लेकिन इस शोक की घोषणा से कुछ नहीं होने वाला। जल्द ये तूफान अब ग्रीस में भी पहुंचने वाला है और इजिप्ट में भी पहुंचने वाला है। इजिप्ट ने तो पहले से तैयारी कर रखी है, ग्रीस को इसने अभी टच किया था, वहां पे इतनी ज्यादा तबाही नहीं हुई थी, लेकिन लीबिया में इसका असर कुछ और ही पड़ा है। अब यह तो आने वाला समय बताएगा कि इजिप्ट किस तरीके से इस तूफान को टैकल करता है। मैं बात करेंगे आज की आखिरी और चौथी हेडलाइन के बारे में, तो निकल कर आ रही है कोटा से। दरअसल राजस्थान के कोटा में छात्रों की आत्महत्या का मामला थम ही नहीं रहा है। नीट की तैयारी कर रही एक 16 वर्षीय छात्रा ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। छात्रा ने मंगलवार को अपने रूम में ही पंखे से लटक कर फंदे से अपनी जान ले ली। पिछले 8 महीनों में कोटा में 25 स्टूडेंट आत्महत्या कर चुके हैं। बताया ये जा रहा है खुदकुशी करने वाली छात्रा झारखंड के रांची में रहने वाली थी।
पुलिस ने जांच में यह पता लगाया कि छात्रा का नाम रिया सिन्हा है। वह मूल रूप से झारखंड के रांची में रहने वाली थी। रिचा 5 महीने पहले ही नीट की तैयारी करने के लिए राजस्थान के कोटा आई थी। यहाँ उसने इलेक्ट्रॉनिक कंपल्सेशन स्थित हॉस्पिटल के रूम में रखा गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यहाँ पर कैच करने वाली बात यह है कि अभी जो सुसाइड हुआ था, ताजा एक दिन में ही 2 केस आए थे। उसके बाद अशोक गहलोत सरकार ने जितने भी टेस्ट होते हैं कोटा के अंदर उन सबको रद्द कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी आत्महत्या के केसेस आ रहे, मतलब मसला और भी ज्यादा बड़ा है। गवर्नमेंट को जल्द से जल्द इसको टैकल करना होगा, वरना कोटा पढ़ाई से ज्यादा आत्महत्या करने वाले सिटी के नाम में ज्यादा फेमस हो जाएगा। अब बात करते हैं आज की खास खबर के बारे में। तो इंडिया मिडल ईस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमिकल कॉरिडोर, इसके बारे में आप सब लोगों ने जरूर सुना होगा G20 की मीटिंग के दौरान, और हमने भी इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया था कि किस तरीके से ये रूट काम करने वाला है। लेकिन अभी इसके अंदर G20 के एक मेंबर जिनका नाम तुर्की है, उस देश ने अपनी टांग अड़ा दी है। दरअसल तुर्की के जो अर्दोगान है, उनका कहना है कि बिना तुर्की को आप ज्वाइन किए किसी भी प्रकार का इकोनॉमिकल कॉरिडोर नहीं बना सकते। इसके अंदर टोटल मिला के 8 देश शामिल है। अब वो 8 देश कौन से वो भी जान लीजिए। इस पूरे मामले के अंदर इंडिया, सऊदी अरेबिया, UAE, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली और जर्मनी शामिल है। ये सारे लोग मिलकर, मतलब सारे देश मिलकर तकरीबन $14 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिससे ये पूरा रूट काम करेगा। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अभी अगर इंडिया से कोई सामान या फिर प्रोडक्ट जाता है तो उसे यूरोपियन यूनियन पहुंचने में 28 दिन का समय लगता है। वहीं इस रेल नेटवर्क और पोर्ट नेटवर्क के द्वारा 16 दिन का ही समय लगेगा। यानी पैसा बचेगा, टाइम बचेगा और साथ ही एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। इससे 2 नेशन आपस में काफी ज्यादा मजबूती से जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं अर्दोगान ने इसके बीच में कहा क्या है। दरअसल अर्दोगान का कहना है कि जो ये रूट बना रहे हैं उसको थोड़ा सा मोड़ना होगा। उसे स्टार्ट करना होगा इराक के अल्फा पोर्ट से, जहां से फिर वापस एक रेल नेटवर्क बिछाया जाएगा जो कि इराक से होता हुआ तुर्की जाएगा। तुर्की जाने के बाद आगे जाकर ग्रीस और इटली आगे जाकर इन सबसे मिलेगा, जो कि वही रूट होता है यूरोपियन यूनियन का। अब इस रूट के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, तकरीबन $17 बिलियन। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर तुर्की का ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो हजारों नौकरियां तो मिलेगी, लेकिन साथ में $4 बिलियन, छोटी रकम नहीं होती, बहुत बड़ी रकम होती है कंट्री के लिए। $4 बिलियन का प्रॉफिट एक साल में होगा, यानी 4 से 5 साल के अंदर पूरी रिकवरी हो जाएगी और लोगों को नौकरी मिलेगी, वो अलग। भाई बात करेंगे, अब तक भारत की इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं आई है। अब बात करेंगे आगे कि क्यों बाकी के यूरोपियन नेशन इस रूट के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि तुर्की, रशिया और चाइना के द्वारा इससे पहले भी 4 और नए प्लान बनाए जा चुके हैं, जो कि पूरी तरीके से फेल रहे हैं। फेल कैसे रहे, अब जरा वो जान लीजिए। सबसे पहला रूट बनाया गया था नॉर्दर्न साउथ कॉरिडोर, जो कि इंडिया, ईरान, अजरबैजान, मॉस्को से होता हुआ EU के अंदर जाएगा, जो कि 2002 में ये प्लान अनाउंस हुआ था और ये अब तक ड्यू है। उसके बाद में दूसरा इन्होंने एक नया कॉरिडोर अनाउंस किया था, जो था TRECECA कॉरिडोर, जो कि कनेक्ट करता है EU और बाकी की 13 कंट्रीज को। इसका अनाउंसमेंट किया गया था 1993 के अंदर, जो भी आगे जाकर फेल ही रहा था, मतलब इनकम्प्लीट है, ये अभी तक कंप्लीट भी नहीं हो पाए हैं। इसी को लेकर यूरोपियन नेशन काफी ज्यादा परेशान है। वहीं आगे बात करेंगे तीसरा कॉरिडोर, जो कि था ट्रांस कैस्पियन कॉरिडोर, जो कि कैस्पियन सागर से होकर निकलता है। ये रूट था चाइना, रशिया, अजरबैजान, कैस्पियन सागर, टर्की और उससे आगे जाकर EU, और ये भी पूरी तरीके से फेल है। अभी तक इसके अंदर कोई भी नया अपडेट भी नहीं आया है। वहीं बात करेंगे अब लास्ट वाले कॉरिडोर की, जो कि खुद रशिया का है, जिसे नॉर्दर्न सी रूट बोला जाता है, जो कि रशिया से फ्रांस होते हुए जाता है, अंटार्कटिक ओशन को कवर करते हुए, जहां की ज्यादातर जहां पर बर्फ ही है। रशिया हेवीली इन्वेस्ट कर रहा है। इस पूरे रूट को बनाने में तकरीबन $30 बिलियन का खर्च आएगा। अब ये तो आने वाला समय बताएगा क्या रशिया इसमें सक्सेसफुल होगा, और अगर ये रूट बन भी जाता है तो इकोनॉमी को, यानी वहां के जो एनवायरनमेंट है उसको काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। हो सकता है कि जो ग्लेशियर्स की पिघलने की जो क्षमता है वो और स्पीड से बढ़ जाए इस रूट की वजह से। बात करेंगे अब लास्ट में, चाइना को इसमें एक मेजर एडवांटेज मिल चुका है। अगर बीच में तुर्की अपना टांग अड़ाता है और इस रूट को नहीं बनने देता है तो आने वाला समय ऐसा होगा कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि 2011 में ही स्टार्ट हो गया था और काफी कुछ हद तक कंप्लीट भी हुआ है, वो कई देशों को उसने आपस में जोड़ा भी है। पाकिस्तान, इराक जैसे कुछ कॉरिडोर्स हैं जो कि चालू भी हो चुके हैं, लेकिन उसकी वजह से अगर ये इशू है, जो नया कॉरिडोर बनने वाला है, अगर ये अटका हुआ रहता है तो चाइना को एक बड़ा बेनिफिट मिल सकता है इसके अंदर आने वाले समय में। बात करेंगे जो ईरान का रूट है, काफी सारी जो यूरोपियन नेशंस हैं उनका ये कहना है कि जो ईरान का रूट है वो काफी ज्यादा रिस्की है आतंकवाद की वजह से, और भी कोई छोटे मोटे इश्यूज है, और ईरान पे हम भरोसा नहीं कर सकते उनके स्ट्रिक्ट लॉ की वजह से। अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि चाइना इसमें बेनिफिट कैसे उठा सकता है। दरअसल बात यहाँ पर यह है, G20 के जो देश है उनमें ज्यादातर डेमोक्रेसी है। एक किसी भी
फैसले को पास होने में काफी ज्यादा समय लग जाता है, उसके इन्वेस्टमेंट में, उसकी प्लानिंग में, उसके प्रोजेक्शन में काफी ज्यादा समय लगता है। लेकिन चाइना ऐसा है जिसे किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस अपना फंड एलोकेट करता है और काम शुरू कर देता है। डेमोक्रेसी वाले देशों में ये सब नहीं होता। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं कल मिलता हूं फिर आपसे एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक देखते रहिए टीवी भारत 24। जय हिंद, जय भारत।